हम लोग जो है वो जोधा को याद कर रहे हो। किसको याद कर रहे हो? तो एक तो कल तुम जोधा की वाइफ से मिल लिए। कौन है? रानी जसमादन। क्या क्या जसमादन है कि जसमादन ने क्या बनाया था? रानी सर तालाब बनाया था। ठीक है, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि जोधा किन के उत्तराधिकारी थे, तो जोधा किन के उत्तराधिकारी हैं? रणमल के। और जोधा ने राठौड़ों की राजधानी क्या बनाई? तो जोधा ने राठौड़ों की राजधानी क्या बनाई? जोधपुर बनाई। पहले राजधानी क्या थी? मंडोर। और मंडोर से इनको जोधपुर कौन लेके आ गया? तो कौन लेके आ गया? राव जोधा लेके आ गया। ठीक है, इसके अलावा तुमने शायद लिखा भी है कि ये कौन सी व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक कहलाता है? तो सामंतवादी। और सामंतवादी व्यवस्था का जो वास्तविक संस्थापक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? राव जोधा। ठीक है, इसके अलावा शायद तुम लोगों ने वो एक दो बातें यूं भी लिखी है कि वो राव जोधा जो है तब तक मंडोर पे नहीं थे, तब तक कहाँ घूम रहे थे? पावनी गांव में। और वो मंडोर वापस कब मिलता है उनको? 1453 में। कौन हेल्प करता है? हरभुजी हेल्प करता है। फिर तुमने हरभुजी को क्या गिफ्ट कर दिया? बेंती गांव क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया। यही लिखा ना शायद तुम लोगों ने। तो अब जोधा के बारे में एक दो बातें और बच जाती शायद कि अब राव जोधा के बारे में और क्या क्या पढ़ना है वो देखो कि राव जोधा और राव जोधा का क्या हुआ है? राज्याभिषेक। तो इनका राज्याभिषेक इनके बड़े भाई किन्होंने किया था? तो इनके बड़े भाई का नाम क्या था? अखेराज। और अखेराज राज तिलक करते हैं किसका? राव जोधा का। इसके अलावा राव जोधा के लिए और क्या याद रखना वो देखो कि एक इतिहासकार कहता है, और एक इतिहासकार का नाम क्या है? गोपीनाथ शर्मा। और गोपीनाथ शर्मा तो ये कहता है कि मैं राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक ही, मैं राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक ही किसे कहता हूँ? राव जोधा को। ऐसा कौन कह के गया? गोपीनाथ शर्मा। इसके अलावा एक इतिहासकार ऐसा भी है, और इतिहासकार का नाम क्या बताओगे? जे जोधा। ये तो कहते हैं कि मेरी नजर में मारवाड़ के पहले प्रतापी और पराक्रमी राजा जो है, ये क्या कहते हैं कि मेरी नजर में मारवाड़ के पहले पराक्रमी और प्रतापी राजा भी कौन है? राव जोधा। और जोधा को ऐसा कहने वाले कौन है? जी एच ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये एक लाइन लिखते हैं जिसका कोई विशेष साक्ष्य मिलता नहीं है। ये यूं कहते हैं कि इन्होंने कहाँ के राजा को पराजित कर रखा है, वो पता नहीं क्या लॉजिक लगा के लिखा है। और ये कहते हैं कि इन्होंने दिल्ली के किस राजा को पराजित कर रखा है। तो ये कहा जाता है कि इन्होंने दिल्ली के किस राजा को पराजित कर रखा है? बहलोल लोधी। जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में कहीं ऐसा जिक्र नहीं आता कि बहलोल लोधी और किसके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है, राव जोधा के बीच में। लेकिन फिर भी ये लिखता है कौन? जी एच ओझा लिखता है। तो एक दो बातें और लिखो देखें। देखो, राव जोधा का राज्याभिषेक इनके बड़े भाई अखेराज ने किया था। राव जोधा का राज्याभिषेक इनके बड़े भाई अखेराज ने किया था। राव जोधा का राज्याभिषेक इनके बड़े भाई अखेराज ने किया था। इनके बड़े भाई अखेराज ने किया था। इनके बड़े भाई अखेराज ने किया था। नेक्स्ट देखो, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने, नेक्स्ट देखो, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने राव जोधा को, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने राव जोधा को, राव जोधा को राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक कहा। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने राव जोधा को राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक कहा। राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक कहा। वास्तविक संस्थापक कहा। नेक्स्ट देखो, इतिहासकार, देखो इतिहासकार जी एच ओझा ने, देखो इतिहासकार जी एच ओझा ने, इतिहासकार जी एच ओझा ने राव जोधा को, इतिहासकार जी एच ओझा ने राव जोधा को, राव जोधा को मारवाड़ का पहला, राव जोधा को मारवाड़ का पहला पराक्रमी, मारवाड़ का पहला पराक्रमी व प्रतापी राजा बताया था। मारवाड़ का पहला पराक्रमी या प्रतापी राजा बताया था। पराक्रमी या प्रतापी राजा बताया था। पराक्रमी व प्रतापी राजा बताया था। वह इनके अनुसार, वह इनके अनुसार, वह इनके अनुसार इन्होंने दिल्ली शासक, वह इनके अनुसार इन्होंने दिल्ली शासक, इनके अनुसार इन्होंने दिल्ली शासक
बहलोल लोधी को पराजित किया था। इनके अनुसार इन्होंने दिल्ली शासक बहलोल लोधी को पराजित किया था, लेकिन वो इंडियन हिस्ट्री में सब कुछ देखने को आइडिया लगता नहीं है। दिल्ली शासक बहलोल लोधी को पराजित किया था, बहलोल लोधी को पराजित किया था, बहलोल लोधी को पराजित किया था, पराजित किया था। देखा तुम लोगों ने, ये किनका इतिहास था? राव जोधा का। ठीक है, अब जोधा के बाद तुम्हें यहाँ एक काम और रह जाता है कि राव जोधा के उत्तराधिकारी कौन बने। जैसे अगर मैं तुम्हें पूछूं कि कुंभा के, जैसे कुंभा किसके उत्तराधिकारी बने? अरे मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है कि कुंभा किनके उत्तराधिकारी बने? नौकर के। कुंभा का उत्तराधिकारी कौन बना? उदा। कुंभा का उत्तराधिकारी कौन बना है? उत्तराधिकारी का मीनिंग होता है कि उसके नेक्स्ट राजा कौन बनता है। तो कौन बनता है? उधर उदा। पहले अपने पापा को मार दिया तो क्या हुआ? राजा तो वही बना। ठीक है, इसके अलावा जैसे तुम्हें पूछूं कि सांगा किनके उत्तराधिकारी बने? रायमल। किनके उत्तराधिकारी बने? सांगा का उत्तराधिकारी कौन बना? अरे रतन सिंह। अरे कौन बना? रतन सिंह। तुम लोग भी इसी क्लास में बैठते हो क्या? तो बताएगा कौन है? सुरेश बोल रहे हैं केवल, है मना तो नहीं क्या बोलने के लिए? ठीक है, तो सांगा का उत्तराधिकारी कौन बनता है? रतन सिंह। कौन बनता है? रतन सिंह। जैसे प्रताप किन के उत्तराधिकारी थे? उदय सिंह। प्रताप का उत्तराधिकारी अमर सिंह फर्स्ट। ठीक है, जैसे तुमने लिखा है कि राव जोधा किन के उत्तराधिकारी है? रणमल के। और राव जोधा का उत्तराधिकारी वो हमें पढ़ना है। तो अब राव जोधा के खास 3 लड़के। ठीक है, अब राव जोधा के खास 3 लड़कों में एक लड़के का नाम ऐसा है, तो इनके एक लड़के का नाम क्या? राव बीका। इन्हीं के एक लड़के का नाम क्या है? राव दूधा। और इन्हीं के एक लड़के का नाम क्या है? तो इन्हीं के एक लड़के का नाम क्या बताओगे? तो क्या नाम बताना है? सातलदेव। तो खास इनके 3 लड़के, जिनमें से एक लड़के का नाम हो गया बीका, एक का नाम क्या हो गया? दूधा, और एक आदमी का नाम क्या हो गया? सातलदेव। तो देखो राव बीका तो नाम से लग रहा है क्या, ये रुकेंगे नहीं, ये तो कहाँ जाएंगे? बीकानेर। और ये वही हैं जिन्होंने बीकानेर के अंदर कौन से वंश की नींव रख दी? तो इन्होंने बीकानेर के अंदर कौन से वंश की नींव रख दी? राठौड़ वंश की। और बीकानेर के राठौड़ों की कहानी कौन शुरू कर देता है? राव बीका। इसके अलावा राव दुदा वो व्यक्ति है जो कहाँ चले गए? मेड़ता। और इन्होंने मेड़ता में कौन से वंश की नींव रख दी? तो इन्होंने मेड़ता में राठौड़ वंश की क्या रख दी? नींव। और ये दुदा बहुत फेमस इसलिए भी है, क्यों? मीरा के दादाजी। किन के दादाजी हैं? मीरा। और मीरा की शादी किससे हुई? भोजराज। और भोजराज किसके लड़के हैं? सांगा के लड़के। ठीक है, और इसके अलावा सातल देव जो है वो कहाँ ठहर जाते हैं? कहाँ ठहर जाते हैं? जोधपुर। यानी हमें पूछेगा कि राव जोधा के उत्तराधिकारी कौन बने, तो आप बताओगे कि राव जोधा के उत्तराधिकारी कौन बनते हैं। तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए कि राव जोधा के उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? सातल देव। ठीक है, इन लोगों का भी इतिहास है, लेकिन अपने कभी काम नहीं आ रहा है। अपने तो केवल काम का केवल कौन है? सातल देव। बाकी तुम सातल देव को भी जानते होंगे, इसी के चक्कर में गुड़ला उत्सव और गुड़ला नृत्य, जो गुड़ला वाला केस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? सातलदेव। और सातलदेव किन के लड़के हैं? राव जोधा के। तो राव जोधा के उत्तराधिकारी कौन बनते हैं वो? और हमें अब काम है केवल मालदेव से। किससे काम है? अपन मालदेव से कनेक्ट होते हैं, लेकिन पहले ये लिख दो फटाफट से, फिर मालदेव को पढ़ता है आराम से। देखो राव जोधा, राव जोधा का एक पुत्र लिखो राव बीका, राव दूधा, और एक लिखो सातलदेव। राव बीका, राव दूधा, और एक लिखो सातलदेव। राव बीका, राव दूधा, और एक लिखो सातलदेव। बीका को कहाँ भेज दो? बीकानेर भेज दो। ठीक है, दूधा को कहाँ भेजना है? मेड़ता। और सातलदेव को कहाँ रखोगे? जोधपुर पर। और यही जोधा के क्या बनते हैं? उत्तराधिकारी। ठीक है, हमें इन लोगों को पढ़ना ही, हमें मालदेव से जुड़ना, अभी अपन जुड़ जाते हैं ना।
आप सब लोग कंप्लीट हो यहाँ तक? सबने लिख दिया? बढ़िया से आगे, अब सब कंप्लीट हो यहाँ तक। अब तो क्या है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन है? मालदेव। कौन है? मालदेव। तो अब मालदेव तक पहुंचने का अपन क्या बनाएंगे? रास्ता बनाएंगे। बाकी मालदेव का नाम तो तुमने मेवाड़ में भी लिखा है। मालदेव का नाम तुमने कहाँ पे भी लिखा है? मेवाड़ में। लिखा कि लिखा? लिखा था। अब तो क्या है कि जोधा के बाद, जोधा के बाद जो है वहां के राजा जो है वो कौन बन जाते हैं? कौन बन जाते हैं? सातल देव। सातल देव के बाद एक राजा ऐसा है, आदमी का नाम क्या है? राव सुजा। और राव सुजा के बाद आदमी कौन आता है? राव गांगा। हमें इन लोगों से लेना देना नहीं, लेकिन हम एक लाइन लिखेंगे किसके लिए? राव गांगा के लिए। देखो राव गांगा हमारे लिए अच्छे आदमी है कि नहीं है? है। क्योंकि राव गांगा वो व्यक्ति है जिन्होंने खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में किसकी हेल्प की थी? सांगा की। और ये खानवा के युद्ध में लड़ने आए थे? ये लड़ने नहीं आते। लड़ने कौन आते हैं? इनके लड़के आते हैं और उन्हीं से काम है। और इनके पुत्र कौन है? तो इनके पुत्र का नाम क्या बताओगे? मालदेव। और मालदेव को कितने हजार सैनिकों के साथ? 3000 सैनिकों के साथ खानवा में भिजवाने वाले वो मारवाड़ के राजा कौन है? राव गांगा। यानी हमारे लिए तो अच्छा आदमी है, क्योंकि हमारे सांगा की क्या की इन्होंने? मदद की। अपने पुत्र किसको भेजा था? मालदेव को भेजा था। लेकिन राव गांगा को एक गलत शौक दी है। और भाई साहब हमेशा किसके नशे में डूबे रहता है? अफीम के नशे में। तो अफीम का नशा जो है किसको अच्छा लगता है? राव गांगा को। लेकिन सब परेशान है किससे? राव गांगा से। खुद भी परेशान है कि आदत छूटनी भी कैसे छोड़ो। ठीक है, जनता परेशान है। राजा कहता है क्या करता है? क्या छोरा और ज्यादा परेशान है? कौन? कौन ज्यादा परेशान है? मालदेव। और एक दिन तो मालदेव गले तक भरा गया कि अब सहन नहीं हो रहा है। कौन? राव गांगा। तो एक दिन मालदेव ने किसको निपटाने की सोच ली? राव गांगा को। अब मालदेव आदमी तो बहुत जोरदार है, ठीक, लेकिन फिर भी एक गलत काम अभी करेगा। और कुछ कहानियों में कहा जाता है कि मालदेव सुबह उठ के किसके धोख देने निकला? राव गांगा के। और कहते पापा धोख दो। पापा के ऐसी धोख दी कि पापा को दोनों टांगों से उठा के मेहरानगढ़ से क्या पटक दिया? नीचे पटक दिया। और भाई साहब नीचे से हमेशा के लिए कहाँ चले गए? ऊपर चले गए। अब मालदेव बहुत बड़े आदमी है, बहुत जोरदार आदमी है, लेकिन फिर भी मालदेव ने गलत काम किया है। मालदेव ने अपने पापा किसको निपटा दिया? राव गांगा को। ऐसा बदमाश मेवाड़ में भी था। कौन था? उदा। और उदा ने किसको मार दिया? कुंभा को। कब? दिन में। अरे 1468 में। किधर? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में था महादेव उनके पास। इधर भी ये भी बहुत आदमी जोरदार, लेकिन इसने भी अपने पापा किसको नहीं छोड़ा? राव गांगा को। इसलिए मालदेव को क्या कहा जाएगा? मारवाड़ या राठौड़ों का पितरंता। मारवाड़ या राठौड़ों का पितरंता किसे कहा जाता है? मालदेव। और मालदेव ने अपने पिता किसकी हत्या कर दी? राव गांगा की। तो हमें पढ़ना एक्चुअल में किससे है? मालदेव से। तो तुम सातलदेव तक तो आ गए हो। सातलदेव के बाद डायरेक्ट नाम लिख दो तुम तो किसका? राव गांगा, ताकि तुम मालदेव से कनेक्ट हो जाता है। हेड डालो राव गांगा। राव गांगा। राव गांगा। राव गांगा। देखो इन्होंने खानवा के युद्ध में सांगा के सहयोग के लिए, इन्होंने खानवा के युद्ध में सांगा के सहयोग के लिए, खानवा के युद्ध में सांगा के सहयोग के लिए, सांगा के सहयोग के लिए पुत्र मालदेव राठौड़ को भेजा था। सांगा के सहयोग के लिए पुत्र मालदेव राठौड़ को भेजा था। 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 नेक्स्ट लिखो। लिखो राव गांगा को अफीम का शौक था। नेक्स्ट लिखो राव गांगा को अफीम का शौक था। राव गांगा को अफीम का शौक था। राव गांगा को अफीम का शौक था। नेक्स्ट लिखो। लिखो राव गांगा की हत्या, राव गांगा की हत्या पुत्र मालदेव राठौड़ द्वारा, राव गांगा की हत्या पुत्र मालदेव राठौड़ द्वारा, राव गांगा की हत्या पुत्र मालदेव राठौड़ द्वारा, पुत्र मालदेव राठौड़ द्वारा व मालदेव को, पुत्र मालदेव राठौड़ द्वारा व मालदेव को मारवाड़ या, मालदेव को मारवाड़ या राठौड़ों का पितंता कहा जाता है।
मालदेव को मारवाड़ या राठौड़ों का पितरंता कहा जाता है। मालदेव को मारवाड़ या राठौड़ों का पितरंता कहा जाता है। मारवाड़ या राठौड़ों का पितरंता कहा जाता है। लिख दिया तुम लोगों ने? ठीक है, अब हेडिंग डालो मालदेव राठौड़। ठीक है, काम फिल्म इन्हीं से था और शासनकाल तो तुम्हें याद होना ही चाहिए, 1531 से 1562। 1531 से 1562। मालदेव राठौड़ 1531 से 1562 लिखा आप लोगों ने। अब तो क्या है कि मालदेव के लिए पढ़ना क्या क्या बोले तो कि सिंपल सी बात है, कहाँ के राजा हैं? कहाँ के राजा हैं? जोधपुर के। ठीक है, इसके अलावा ये किसके उत्तराधिकारी बने? तो वैसे आइडिया लग रहा है कि ये किसके उत्तराधिकारी बने हैं? राव गांगा के क्या बनते हैं? इनका एग्जाम में आने लायक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि इनका क्या करवाना तुम्हें? राजाभिषेक। भाई ये लोग सब कहाँ के राजा हैं? जोधपुर के राजा। कहाँ के राजा हैं? जोधपुर के राजा हैं। तो हिसाब से मालदेव का राज्याभिषेक भी कहाँ होना चाहिए? जोधपुर पे होना चाहिए था, लेकिन जोधपुर पे इसका राज्याभिषेक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे सरदार चाहते नहीं है कि ऐसा आदमी हमारा क्या बने, राजा बने, जिसने अपने पापा की क्या की है? हत्या की है। तो मालदेव का राज्याभिषेक जोधपुर में नहीं होता है और मालदेव का एग्जाम में आने लायक सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न यही है कि मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। तो आप बताओगे कि मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ होता है? सोजत, और सोजत नाम का जगह कहाँ है? पाली में। मालदेव का एग्जाम में बनने वाला सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न यही बन जाता है कि मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सोजत में। अब यहाँ से आगे क्या बोले देखो कि जब मालदेव का क्या हुआ, क्या होता है? राज्याभिषेक। तो एग्जामिनर पूछता है कि बताओ जब मालदेव का राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय दिल्ली शासक निम्न में से कौन थे? प्रश्न की लैंग्वेज क्या आती है कि जब मालदेव का राज्याभिषेक हुआ तो बताओ उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आप बताओगे कि उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक कौन था? हुमायूं। और हुमायूं बहुत दुखी रहा। हुमायूं क्या रहा? बहुत दुखी रहा है। किससे? अपने घर वालों से नहीं। अरे किससे दुखी रहा है? तो हुमायूं जो है वो किससे दुखी रहा है? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने खूब दुखी किया किस आदमी को? और हुमायूं शेरशाह से बच के क्या कर रहा है? भाग रहा है। और ये भागता भागता किसके पास भी आया? मालदेव के पास, और कहा कि देख इधर बड़ा आदमी है, तो मेरी क्या कर? सहायता कर। किसके अगेंस्ट? शेरशाह सूरी। तो अपने मालदेव भाई साहब थे, उन्होंने सहायता करने से तो क्या कर दिया? मना कर दिया। वो कहते हैं मैं इतना बड़ा आदमी, तुम मेरे को मुगलों का राजा है, तो मेरे को सहायता करने से मना क्यों कर रहा है? तो मालदेव को अच्छे से पता है कि किसके सितारे ज्यादा बुलंद है, आगे पीछे दिल्ली गद्दी पे कौन बैठेगा। और इसकी सहायता की मतलब किसको? आपस दुश्मनी शेरशाह से। तो वो कहता है कि तेरी सहायता तो नहीं कर सकते, लेकिन हम तेरे को अपने पास रख सकते हैं। और मालदेव ने कहा कि आप हमारे पास हो और हम आपको कौन सा क्षेत्र देते हैं? वो बीकानेर मालदेव के कंट्रोल में था। कैसे था अभी अपन बात करेंगे। तो हुमायूं जो है, मालदेव जो है हुमायूं को क्या देने का ऑफर करता है? हुमायूं के पैर में इतना बड़ा आदमी, तो मुझे अपने पास क्या रखेगा? तो मालदेव ने कहा ठीक है देख लेते हैं। और मालदेव जो है वो हुमायूं जो है मालदेव को छोड़ के यहाँ से क्या होता है? निकल जाता। और इस चक्कर में अनबन हुई थी हुमायूं और किसके बीच में? मालदेव के बीच में। और इन दोनों के संबंध बिगड़े। तो इस हुमायूं और मालदेव के बीच संबंधों का वर्णन जो है एक ग्रंथ में उतार दिया गया। और कौन से ग्रंथ में उतार दिया गया? तो वो ग्रंथ कौन सा है? हुमायूंनामा। जैसे बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने। वैसे हुमायूंनामा कौन लिखेगा? नहीं लिखेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, जो तुम कहोगे वही होगा। है उसकी बहन लिखेगी। और उसकी बहन का नाम क्या है? तो उसकी बहन का नाम क्या बताओगे? गुलबदन बेगम। ऐसा जरूरी नहीं है कि बाबरनामा बाबर लिखे तो हुमायूंनामा कौन लिख देगा? हुमायूं। ऐसा मैचिंग थोड़ी ना करते हैं वो लोग। ठीक है। और हुमायूंनामा उसकी बहन कौन लिखती है? गुलबदन बेगम। तो हुमायूं और मालदेव के बीच संबंधों का आलोचनात्मक वर्णन, हुमायूं व मालदेव के बीच संबंधों का आलोचनात्मक वर्णन कौन से ग्रंथ में मिल जाएगा? हुमायूंनामा, जिसकी राइटर कौन है? गुलबदन बेगम। इसके अलावा मालदेव आदमी बहुत अच्छा है। मालदेव आदमी बहुत अच्छा है और ये हमारे किन किन लोगों की हेल्प करता है? किसकी हेल्प की? सांभर। हमारी सहायता के लिए आया लड़ने को। ठीक है। इसके अलावा ये किसकी भी हेल्प करता है? किसकी भी हेल्प करता है? विक्रमादित्य। शायद अपन ने पढ़ा नहीं क्योंकि अपने सिलेबस से लिंक नहीं कर रहा था। ठीक है। और इसके अलावा ये किसकी भी हेल्प करता है? और सबसे बड़ी मदद तो किसकी की? और उदय सिंह जो मेवाड़ के राजा बने, उदय सिंह जो मेवाड़ के राजा बने उसमें सबसे बड़ा योगदान ही कहाँ का था? जोधपुर के राजा किसका है? मालदेव राठौड़। तो मालदेव राठौड़ की सहायता से मेवाड़ शासक कौन बनते हैं? तो मालदेव राठौड़ की सहायता से मेवाड़ शासक कौन बने? उदय सिंह। और उदय सिंह की बदौलती
मालदेव की बदौलत ही उदय सिंह मेवाड़ के राजा बनते हैं। और उदय सिंह का जब क्या हुआ था, राज्याभिषेक, तो उदय सिंह का राज्याभिषेक जो है वो कहाँ होता है, कुंभलगढ़। और जब उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ तो जोधपुर का कौन सा राजा उपस्थित था? तो आप बताओगे जोधपुर का कौन सा राजा उपस्थित था? मालदेव। और मालदेव ने बहुत बड़ी सहायता की, किसकी? उदय सिंह। तो उदय सिंह भी खुश हुए, किससे? मालदेव से। तो गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया? एक हाथी। और उस हाथी का नाम क्या है? तो आप बताओगे कि उस हाथी का नाम क्या बताओगे? बसंत राय। उस हाथी का नाम क्या बताओगे? बसंत राय। था तो मेवाड़ के उदय सिंह का हाथी, लेकिन उदय सिंह ने किसको गिफ्ट कर दिया? मालदेव। और मालदेव के पास एक नहीं, कितने फेमस हाथी है? दो। तो एक तो भी कौन सा मिल रहा है? बसंत राय। अभी थोड़ी देर बाद एक हाथी और आने वाला है, उससे भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो मालदेव की सहायता से मेवाड़ के राजा कौन बनता है? तो कौन बन जाते हैं? उदय सिंह। और उदय सिंह ने इनको सहायता के लिए कौन सा हाथी दिया? बसंत राय। यानी मालदेव जो है वो कहाँ के शासक है? जोधपुर के। किसके उत्तराधिकारी हैं? राव गांगा के। इनका एग्जाम में आने वाला सबसे बड़ा प्रश्न कि इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? सोजत पाली में, ठीक है। इसके अलावा शेरशाह के अगेंस्ट किसने सहायता मांगी? लेकिन देने से क्या कर देते हैं? मना। लेकिन कहाँ रखने की बात थी? बीकानेर। और हुमायूं व मालदेव के बीच संबंधों का वर्णन कौन से ग्रंथ में? हुमायूंनामा, जिसके राइटर कौन है? तो लिखना शुरू करो, देखे करे देखो, जोधपुर शासक, जोधपुर शासक, जोधपुर शासक। नेक्स्ट देखो, राव गांगा के उत्तराधिकारी बने। जोधपुर शासक राव गांगा के उत्तराधिकारी बने। जोधपुर शासक राव गांगा के उत्तराधिकारी बने। जोधपुर शासक राव गांगा के उत्तराधिकारी बने। राव गांगा के उत्तराधिकारी बने। नेक्स्ट देखो, मालदेव का राज्याभिषेक सोजत में। ये प्रश्न आता, ध्यान रखना। मालदेव का राज्याभिषेक सोजत में। और सोजत कहाँ है? पाली। देखो, मालदेव का राज्याभिषेक सोजत में। मालदेव का राज्याभिषेक सोजत में। सोजत कहाँ है? पाली। नेक्स्ट देखो, मालदेव के राज्याभिषेक के समय, देखो मालदेव के राज्याभिषेक के समय दिल्ली शासक हुमायूं था। मालदेव के राज्याभिषेक के समय दिल्ली शासक हुमायूं था। दिल्ली शासक हुमायूं था। दिल्ली शासक हुमायूं था। दिल्ली शासक हुमायूं था। वह मालदेव ने हुमायूं को, वह मालदेव ने हुमायूं को, वह मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर देने का प्रस्ताव दिया था। वह मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर देने का प्रस्ताव दिया था। वह मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर देने का प्रस्ताव दिया था। बीकानेर देने का प्रस्ताव दिया था। बीकानेर देने का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट देखो, मालदेव, देखो मालदेव हुमायूं के बीच, देखो मालदेव व हुमायूं के बीच, मालदेव व हुमायूं के बीच संबंधों का आलोचनात्मक वर्णन, मालदेव व हुमायूं के बीच संबंधों का आलोचनात्मक वर्णन गुलबदन बेगम की रचना के बीच संबंधों का आलोचनात्मक वर्णन, गुलबदन बेगम की रचना, गुलबदन बेगम की रचना हुमायूंनामा में मिलता है। 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 नेक्स्ट देखो, मालदेव ने मेवाड़ शासक, देखो मालदेव ने मेवाड़ शासक सांगा विक्रमादित्य, मालदेव ने मेवाड़ शासक, देखो मालदेव ने मेवाड़ शासक सांगा विक्रमादित्य, मेवाड़ शासक सांगा विक्रमादित्य उदय सिंह की सहायता की थी। मालदेव ने मेवाड़ शासक विक्रमादित्य, सांगा विक्रमादित्य व उदय सिंह की सहायता की थी।
सांगा, विक्रमादित्य व उदय सिंह की सहायता की थी। 3 लोगों की सहायता कर रहा है। किन किन की? सांगा, विक्रमादित्य और उदय सिंह। नेक्स्ट लिखो मालदेव की सहायता से ही। नेक्स्ट आंसर लिखना मालदेव की सहायता से ही, मालदेव की सहायता से ही, मालदेव की सहायता से ही उदय सिंह मेवाड़ शासक बन पाए थे। मालदेव की सहायता से ही उदय सिंह मेवाड़ शासक बन पाए थे। 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 मेवाड़ शासक बन पाए थे जब उदय सिंह का राज्याभिषेक, कंटिन्यू करो, जब उदय सिंह का राज्याभिषेक, जब उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था, जब उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था, और उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है 1537 में। कब होता है? तो ब्रैकेट में कर देना 1537 में। जब उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था तब मालदेव उपस्थित थे, तब मालदेव उपस्थित थे, तब मालदेव उपस्थित थे, तब मालदेव उपस्थित थे। नेक्स्ट देखो सहायता के लिए उदय सिंह ने मालदेव को, सहायता के लिए उदय सिंह ने मालदेव को, सहायता के लिए उदय सिंह ने मालदेव को बसंत राय हाथी दिया था। सहायता के लिए उदय सिंह ने मालदेव को बसंत राय हाथी दिया था। सहायता के लिए उदय सिंह ने मालदेव को बसंत राय हाथी दिया था। बसंत राय हाथी दिया था। एक हाथी का नाम क्या है? बसंत राय। पहले भी 2-4 हाथियों से तुम लोग मिले हो, मिले हो नहीं मिले हो? मिले ना। एक हाथी लिखा होगा रन-मदार। क्या लिखा है? रन-मदार। कौन सी पार्टी का? मुगलों का राजा है। वो चेतक को घायल करने वाला था। तो चेतक को घायल करने वाला कौन था? मर्दाना। मर्दाना किसका हाथी? मान सिंह का हाथी है। वो कौन सा हाथी पकड़ा गया? राम प्रसाद। राम प्रसाद को पकड़ने वाला कौन? बदायूं। और बदायूं उसका नाम क्या कर देता है? अकबर करता है। कौन करता है? अकबर करता है। और अकबर उसका नाम क्या कर देता है? क्या कर देता है? पीर प्रसाद कर देता है। तुमने ऐसा पढ़ा है, ठीक है। अब तो क्या है कि ये भी हमारा बहुत फेमस आदमी। कौन? मालदेव। तो एक तो मालदेव के कुछ क्या है, क्या है? उपनाम है। जैसे तुम्हें पूछूं कि वो कीका के नाम से कौन फेमस है? बड़ा फेमस है। जैसे हिंदू पर, अरे सांगा है कि कुंभा है? हिंदू पद कौन है? सांगा है। हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान कौन है? कुंभा है। वो सैनिकों का भग्नावेश कौन है? वो सांगा है। पड़ा वो मेवाड़ का कर्ण, अरे कौन है? भामाशाह। वो मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह है। वो अभिनव भट्टाचार्य, वो आदमी कौन है? हमारा कुंभा है। तो वैसे कुछ उपनाम किस आदमी के भी हैं? मालदेव के। अब मालदेव के क्या क्या उपनाम है वो देखो कि मालदेव को एक तो इतिहास में 52 युद्धों का क्या कहते हैं? नायक या विजेता, ठीक है। यानी लड़ी झगड़े खूब किए हैं। किस आदमी ने? मालदेव। और जब मालदेव राजा बना तो जोधपुर तो केवल छोटा सा ही क्षेत्र है, उस जोधपुर को सबसे बड़ा साम्राज्य विस्तार देने वाला आदमी कौन है? मालदेव। आसपास की सारी जगह जीत के मालदेव ने अपने जोधपुर में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। और भाई साहब को क्या कहा जाता है? 52 युद्धों का क्या है? नायक। इसके अलावा मालदेव वो भी है जिसे इतिहास में 58 परगनों का क्या भी कहा जाता है? क्या भी कहा जाता है? शासक। परगना का मीनिंग होता है तहसील। परगना का मीनिंग क्या होता है? तहसील। जिसको हम अपने जमाने में तहसील कहते हैं, वो मुगलों के जमाने में क्या बोला गया? परगना। तो 58 परगनों का शासक जो है वो किसे कहा गया है? मालदेव को। इसके अलावा मालदेव बड़े ऐशो आराम में रहे, तो इनको कहा गया है कि ये कौन से शासक भी कहलाता है? हसमत वाला शासक। ये हसमत वाला शासक भी कौन कहलाता है? मालदेव। इसके अलावा मालदेव को एक ये भी कुछ कहता है। कौन कहता है? ये जो कहता है कि ये तुझे पापा को मारा किसने? मालदेव ने। तो गड़बड़ तो है मालदेव में कहीं ना कहीं। तो कहता है कि अपने फायदे की बात ही सोचता है। कौन सा आदमी? मालदेव। तो जीए चोजा कहता है कि मैंने तो इसको क्या बोला है?
वो कहता है कि मैंने तो इसको क्या बोला है, महत्वाकांक्षी क्या बोला है, शासक का है। और मालदेव को महत्वाकांक्षी शासक कहने वाला आदमी कौन है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? जी.एच. ओझा। ठीक है। इसके अलावा यह आदमी तुम पहले भी मिल चुके हो, किससे? बदायूनी। और बदायूनी का फुल फॉर्म क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है? अब्दुल कादिर बदायूनी। हल्दी घाटी में था कि नहीं था? एक तो कह रहा था तलवार किधर भी चला मरने वाला कोई राजपूती होगा। कौन कह रहा था? आशा था। एक कह रहा है बड़ा बुरा लग रहा कि मान सिंह को सेनापति बना दिया ना कि था। ठीक है। तो बदायूनी कहता है कि मैंने तो इसको अच्छा आदमी कहा, और बदायूनी कहता है कि मैंने तो इसको महान क्या बोला है, पुरुषार्थी राजा, मतलब अच्छा कर्म करने वाला आदमी कहा है बदायूनी ने किस आदमी को? मालदेव को। और इसके अलावा एक राइटर ऐसा, ये भी बहुत फेमस इतिहासकार, और आदमी का नाम क्या बताओगे? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, जिसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? परेशान। और कहा कि मैंने तो इसकी गणना जो है वो भारत के किसमें की है? शक्तिशाली शासकों में की है। तो इस मालदेव को शक्तिशाली शासक कौन कहता है? मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, जिसका शॉर्ट में नेम क्या है? परीक्षा। इसे पुरुषार्थी राजा कौन कहता है? बदायूनी। इसे महत्वाकांक्षी शासक जी.एच. ओझा। इसे हसमत वाला राजा, कितने परगनों का शासक, और 52 युद्धों का क्या कहते हैं? तो ये दोनों संख्या याद रखनी है कि कितने युद्धों का नायक है 52, और कितने परगनों का शासक है 58। तो लिखो, देखें, देखो मालदेव का उपनाम, मालदेव के उपनाम, मालदेव के उपनाम देखो। 52 युद्धों का नायक, 52 युद्धों का नायक, 52 युद्धों का नायक, 58 परगनों का शासक, 52 युद्धों का नायक, 58 परगनों का शासक, 58 परगनों का शासक, 58 परगनों का शासक। देखो, हसमत वाला राजा, 58 परगनों का शासक, हसमत वाला राजा, हसमत वाला राजा, हसमत वाला राजा, हसमत वाला राजा। देखो, देखो जी.एच. ओझा ने महत्वाकांक्षी शासक कहा, जी.एच. ओझा ने महत्वाकांक्षी शासक कहा, जी.एच. ओझा ने महत्वाकांक्षी शासक कहा, जी.एच. ओझा ने महत्वाकांक्षी शासक कहा। नेक्स्ट लिखो, लिखो बदायूनी ने पुरुषार्थी राजा कहा, लिखो बदायूनी ने पुरुषार्थी राजा कहा, बदायूनी ने पुरुषार्थी राजा कहा, पुरुषार्थी राजा कहा। नेक्स्ट लिखो, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? फरिश्ता। लिखो, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, शक्तिशाली शासक था। मोहम्मद कासिम हिंदू शाह ने क्या बोला है? शक्तिशाली शासक कहा, शक्तिशाली शासक कहा, शक्तिशाली शासक कहा, शक्तिशाली शासक कहा। आप लोग कंप्लीट सब जने यहाँ तक बड़े यहाँ से आगे के लिए और क्या याद रखना बोले तो, कि मालदेव को पढ़ने से पहले हम मालदेव की क्या करवा देते हैं? शादी करवा देते हैं। देखो क्या है कि मालदेव की शादी जो है वो कहाँ हुई है? जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सा वंश? भाटी वंश। और भाटी वंश में किससे? अरे लूणकर्ण से नहीं, रुको, अरे लूणकर्ण की पुत्री से होगा, और वो लूणकर्ण की पुत्री बहुत फेमस है, और लूणकर्ण की पुत्री का नाम इतिहास में क्या है? उमादेव। और इसी उमादेव की शादी जोधपुर के किस राजा से होती है? तो इसी उमादेव की शादी जो है वो जोधपुर के किस राजा से होती है? मालदेव से होती है। अब तो क्या है कि उमादेव जो है वो कहाँ की राजकुमारी है? जैसलमेर। कहाँ की राजकुमारी है? जैसलमेर की। उमादेव के पापा कौन है? लूणकर्ण। और इतने सीधे प्रश्न भी आते हैं कि जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि मीराबाई कौन से वंश की राजकुमारी थी? राठौड़ों की राजकुमारी। तो वैसे इतने सीधे प्रश्न भी होते हैं कि उमादेव कौन से वंश की राजकुमारी थी? तो उमादेव कौन से वंश की राजकुमारी है? भाटी वंश की। उमादेव के पापा कौन हुए? लूणकर्ण। उमादेव कहाँ की है?
जैसलमेर। अब उमादे का हस्बैंड कौन हो गया? मालदेव। और कहते कि जब उमादे शादी करके कहा जोधपुर, किसके साथ? मालदेव के साथ। तो कहते कि पहली रात रूठ जाती है। कौन? उमादेव। ससुराल में रूठते हैं लेकिन कुछ दिन रुकने के बाद, लेकिन ये पहली रात होती है मतलब ज्यादा रूठी। कौन? उमादेव। और यही उमादे इतिहास में क्या कहलाई? तो यही इतिहास में क्या कहलाई? रोटी रानी। और ये रोटी रानी अपना सारा जीवन जो है वो कहाँ गुजार देती है? तारागढ़। लेकिन वो तारागढ़ कहाँ वाला है? अजमेर वाला। बाकी तारागढ़ कहाँ पे भी है? बूंदी में। कल एक आदमी कह रहा था वो भूतों ने बनाया था। कौन कह रहा था? रडियार्ड किपलिंग। और वो परियों फरिश्तों वाला मेहरानगढ़ को कहता है। तो ये तारागढ़ जो है, लेकिन ये तारागढ़ कहाँ पे अपना जीवन बिता देती है? तो अजमेर में अपना जीवन बिताती है। तो ये रोटी रानी इतिहास का कौन सा कैरेक्टर है? उमादे। अरे रोटी रानी कौन सा कैरेक्टर है यार? उमादे। और उमादे का हस्बैंड कौन है? तो उमादे का हस्बैंड जो है वो कौन है? मालदेव। तो शादी करो। अब आज थकान हो रही है यार। देखो देखो मालदेव का विवाह, देखो मालदेव का विवाह, देखो मालदेव का विवाह जैसलमेर के। देखो मालदेव का विवाह जैसलमेर के। मालदेव का विवाह जैसलमेर के भाटी वंश के राजा। मालदेव का विवाह जैसलमेर के भाटी वंश के राजा। मालदेव का विवाह जैसलमेर के भाटी वंश के राजा। जैसलमेर के भाटी लूणकरण की पुत्री। लूणकरण की पुत्री। जैसलमेर के भाटी वंश के राजा लूणकरण की पुत्री। लूणकरण की पुत्री उमादे से हुआ था। लूणकरण की पुत्री उमादे से हुआ था। लूणकरण की पुत्री उमादे से हुआ था। नेक्स्ट देखो, देखो उमादे इतिहास में, देखो उमादे इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उमादे इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उमादे इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह उमादे ने अपना जीवन, वह उमादे ने अपना जीवन, वह उमादे ने अपना जीवन तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बिताया था। उमादे ने अपना जीवन तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बिताया था। वह उमादे ने अपना जीवन तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बिताया था। उमादे ने अपना जीवन तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बिताया था। तो अब आगे क्या सीन है वो देखो कि मालदेव को कह रहे हैं 52 युद्धों का नायक। क्या कह रहे हैं? तो भाई साहब ने लड़ाई झगड़े खूब किए हैं। किन्होंने? मालदेव ने। एक आधा लड़ाई झगड़े ही लिख देते हैं आज तो, हेडिंग डालो मालदेव के संघर्ष। और ये पता है, ये जो उमादे का पापा है ना लूणकरण, कौन है? लूणकरण। ये भी थोड़ा काम का आदमी है। क्यों? तुम्हारे काम आता है कहीं? जैसलमेर में। ये कहाँ काम आता है? जैसलमेर। फेमस है दही शाके के लिए। किसके लिए फेमस है? दही शाके। वो लास्ट वाले में गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी? नायक। नायक का तो बहुत सारे मीनिंग कर सकते हैं। नायक का मीनिंग मतलब, अरे 52 युद्धों का नायक मतलब विजेता। 52 युद्धों का नायक मतलब कितने युद्ध जीते हैं? अरे नायक का मीनिंग होता है हीरो। क्या होता है? हीरो समझते हो? वैसे नहीं हीरो अक्षय कुमार शाहरुख खान, ऐसे हीरो नहीं है। नायक का मीनिंग क्या है? हीरो है, विजेता है। कौन सा आदमी? हमारा मालदेव। बाकी साउथर्न हिस्ट्री के अंदर नायक राजा के सामंतों को भी, राजा के सामंतों को भी क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता है? नायक। बाकी नायक का मीनिंग अपनी भाषा में यहाँ पे क्या है? विजेता से तात्पर्य। किससे तात्पर्य है? विजेता से। ठीक है, तो क्या लिख रहे थे? मालदेव के क्या पढ़ने हैं? संघर्ष। तो मालदेव जो है एक तो ऐसा युद्ध लड़ता है, और मालदेव जो है वो कौन सा युद्ध लड़ता है? हीराबाड़ी का युद्ध। तो पहला काम तो ये है कि ये हीराबाड़ी का युद्ध कब हुआ? 1533। अब 1533 के अंदर जो हीराबाड़ी का युद्ध हुआ, इस हीराबाड़ी के युद्ध में क्या सीन हुआ? तो हीराबाड़ी के युद्ध में ये कहाँ के राजा को कूद डालता है? और नागौर ये मालदेव का नहीं है। नागौर इस समय मुस्लिमों के कंट्रोल में। किनके कंट्रोल में है? मुस्लिमों के कंट्रोल में। पहले चौहानों के कंट्रोल में था, चौहानों के बाद मुस्लिमों के कंट्रोल में, अभी अपने पास आएगा। तो नागौर पे एक ऐसा आदमी बैठा हुआ,
और नागौर पे कौन सा आदमी बैठा हुआ है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? दौलत खां। और हमारा मालदेव दौलत खां को क्या कर देता है? और दौलत खां को पराजित करके नागौर को किसमें शामिल कर लिया? जोधपुर। तो अब धीरे धीरे क्या बड़ा हो रहा है? जोधपुर और नागौर को किसमें नागौर का विलय किसमें कर दिया गया? जोधपुर में। यहाँ एक केस है, क्या केस है वो देखो कि हीराबाड़ी का युद्ध कब हुआ है? 1533 में। नागौर की किस आदमी को हमने हराया? दौलत खां। इसी दौलत खां का एक फेमस क्या है? और दौलत खां के हाथी का नाम था एक्चुअली, और दौलत खां के हाथी का नाम क्या है? दरिया जोश। ये भी थोड़ा खास आदमी था, लेकिन यहाँ पे लफड़ा क्या है कि इस दरिया जोश हाथी को दो लोग लेना चाहते हैं। तो एक तो हमारे किस आदमी की नजर है? किसकी नजर है? मालदेव की नजर। और इसके अलावा एक आदमी की नजर और जिस आदमी की नजर है वो आदमी कौन है? वीरम देव राठौड़, जो मेड़ता का आदमी है। कहाँ का आदमी है ये? मेड़ता का आदमी है। तो मेड़ता का वीरम राठौड़ भी कौन सा हाथी प्राप्त करना चाहता था? दरिया जोश। लेकिन उससे पहले हमारा कौन सा आदमी ले उड़ा? मालदेव। तो इस दरिया जोश हाथी को लेकर मालदेव का विवाद किससे हुआ? विवाद क्या, लास्ट में मालदेव किसको भी कूट डालेगा? वीरम राठौड़। और इन दोनों के बीच की लड़ाई का कारण केवल कौन सा हाथी बना है? लेकिन दरिया जोश हाथी जो है ना तो किसका है? वीरम राठौड़ का, ना किसका है? मालदेव। असल में यह हाथी जो है वो किस आदमी का था? दौलत खां का। हमने तो इसको नागौर से प्राप्त किया है, लेकिन इसको लेके विवाद हमने किस आदमी से किया था? मेहता के वीरम राठौड़ से। और दौलत खां को तुमने किस युद्ध में हराया है? तो हीराबाड़ी के युद्ध में हराया है। तो लिखो, देखो हीराबाड़ी का युद्ध 1533 ईस्वी। हीराबाड़ी का युद्ध 1533 ईस्वी। और लिखो, मालदेव ने नागौर के, देखो मालदेव ने नागौर के दौलत खां को पराजित किया था। मालदेव ने नागौर के दौलत खां को पराजित किया था। मालदेव ने नागौर के दौलत खां को पराजित किया था। 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 नेक्स्ट देखो, देखो मालदेव ने यहां से, देखो मालदेव ने यहां से दरिया जोश हाथी प्राप्त किया था। वो हाथी तो नागौर वालों का ही था ना। लेकिन मालदेव ने यहां से दरिया जोश हाथी प्राप्त किया था। दरिया जोश हाथी प्राप्त किया था। दरिया जोश हाथी प्राप्त किया था, जिसको लेकर मालदेव का विवाद, जिसको लेकर मालदेव का विवाद, जिसको लेकर मालदेव का विवाद, जिसको लेकर मालदेव का विवाद मेड़ता के शासक, जिसको लेकर मालदेव का विवाद मेड़ता के शासक, मालदेव का विवाद मेड़ता के शासक वीरम राठौड़ से हुआ था। 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 लिखा तुम लोगों ने यहां तक। अब दो क्या है कि एक तो वो किसको जीत चुका है? नागौर। और नागौर को जीत के कहां मिला लिया है? जोधपुर में। अब 1538 के अंदर, 1538 के अंदर ये क्या भी हड़प लेगा मालदेव? क्या भी हड़प लेगा? शिवाना। अब शिवाना जोधपुर वालों का नहीं है, राठौड़ों का नहीं है। शिवाना पे कंट्रोल है भाटियों का। किनका कंट्रोल है? और भाटियों के किस आदमी को पराजित करेगा? डूंगर सिंह। किसको पराजित करेगा? डूंगर सिंह। और डूंगर सिंह को पराजित करके ये शिवाना को भी किसमें शामिल करेगा? अपने जोधपुर में। इसके अलावा ये दरिया जोश हाथी को लेके ये किससे भी कुटा गया? किससे भी कुटा गया? मेड़ता। और मेड़ता वाले के ही क्षेत्र में कौन सा कंट्रोल? अजमेर भी उसी के कंट्रोल में था। और यहाँ पे किस आदमी को हराता है? वीरम राठौड़। और उस वीरम राठौड़ के लिए मेड़ता को कौन हड़प के बैठ गया? मालदेव। कौन हड़प के बैठ गया? मालदेव। इसके अलावा 1538 के अंदर, 1538 के अंदर मालदेव क्या भी हड़प लेता है। और जालोर में हम किसको पराजित कर देते हैं? तो जालोर में हम किसको पराजित कर देते हैं? सिकंदर खां। और सिकंदर को पराजित करके इस जालोर का भी विलय हम किसमें कर लेते हैं? ये सब जगह याद रखनी पड़ेगी। नागौर को जीता किसको हरा के? दौलत खां। शिवाना जीता किसको हरा के? डूंगर सिंह। मेड़ता अजमेर जीते किसको हरा के? वीरम को हरा के। और जालोर जीता किसको हरा के? सिकंदर खां। ये सिकंदर खां तुम्हारे थोड़ा सा काम का है, वो सिकंदर खां का छोरा है। इसी सिकंदर खां का छोरा कौन है? ताज खान। तुम कभी मिले क्या उससे? कहाँ मिले?
हल्दी घाटी में। कहाँ मिले हो? हल्दी घाटी में। ये क्या था? हमारा सहयोगी था कि नहीं था? तो इसने हमारे प्रताप की क्या की है? सहायता। तो ये सारे राजा तुम्हें क्या रखने पड़ेंगे? याद रखने पड़ेंगे कि शिवाना हमने किसको पराजित करके जीता है? डूंगर सिंह को। मेड़ता अजमेर, वीरम को और जालोर। लिख दो लास्ट। देखो देखो मालदेव ने 1538 में, मालदेव ने 1538 में, मालदेव ने 1538 में, 1538 में, 1538 में डूंगर सिंह को पराजित कर, डूंगर सिंह को पराजित कर शिवाना अधिकार किया था। डूंगर सिंह को पराजित कर शिवाना अधिकार किया था। डूंगर सिंह को पराजित कर शिवाना अधिकार किया था। डूंगर सिंह को पराजित कर शिवाना अधिकार किया था। शिवाना अधिकार क्या था? वैसे शिवाना कहाँ था? आजकल नई जगह घूम रहा। कहाँ है? बालोद। नेक्स्ट देखो, देखो 1538 में, 1538 में, 1538 में वीरम राठौड़ को पराजित कर, 1538 में वीरम राठौड़ को पराजित कर, वीरम राठौड़ को पराजित कर, वीरम राठौड़ को पराजित कर मेड़ता व अजमेर के क्षेत्र पर अधिकार किया था। मेड़ता व अजमेर के क्षेत्र पर अधिकार किया था। मेड़ता व अजमेर के क्षेत्र पर अधिकार किया था। नेक्स्ट 1539 में, अरे 39 करो यार, 39 है वो ना, 38 नहीं है। अरे 39 लिखो तुम लोग। लिखो देखो 1539 में, 1539 में सिकंदर खां को पराजित कर, 1539 में सिकंदर खां को पराजित कर, सिकंदर खां को पराजित कर जालोर अधिकार किया था। सिकंदर खां को पराजित कर जालोर अधिकार किया था। जालोर अधिकार किया था। अरे लिख दिया यार तुम लोगों ने, बाकी बात कल करते आराम से।